हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है। उसमें जो भी आपके 7 जुलाई को पेपर हुआ था सीटेट का, उसके सभी क्वेश्चन जो है सीडीपी वगैरह के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको कोर्सेज़ मिलेगा वो बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है। 999 रुपये मात्र आपकी फ़ीस रहेगी। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर ये क्लासेस जो आपको डेली मिलती है, ये आपकी फ्री रहने वाली है। और इसकी जो पीडीएफ है, पीपीटी, वो सब टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चले गए, चलते हैं अपनी क्लास पर। तो ये है आपका यहाँ पर पेपर जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11 से। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसमें है आपका, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्र के पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने तथा उसके वर्गीकरण स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इन्होंने क्या कहा टीचर ने कि मैं कैसे प्रोवाइड करा दूँ ऐसे एक्सपीरियंस जो कि बच्चों को इन्वायरमेंट से मिलेंगे, उन्हें एनालाइज करके मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे वो टीचर प्रोवाइड करा दे। तो उन्होंने पूछा ये कौन सी आपकी इंटेलिजेंस है। तो आपको सभी को पता है इंटेलिजेंस कई प्रकार की आपकी डिवाइड की गई है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार की आपकी बताई है। किसी ने जी फैक्टर बताया, किसी ने एस फैक्टर बताया, किसी ने किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई है, किसी ने किसी प्रकार की। ये सारी जो भी बुद्धिमत्ता है, इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपको इतना लंबा ये क्वेश्चन नहीं था, बस सीधा ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पर्यावरण से रिलेटेड है वो इनमें से कौन सी बुद्धिमत्ता है, सिर्फ आपको ये ढूंढना है। तो बात करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। क्या आपका बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे आपका भाषाई, आपका लैंग्वेज से रिलेटेड कोई बुद्धिमत्ता की बात की गई है? नहीं, भाषा से रिलेटेड तो कोई भी बात नहीं हुई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, क्या आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, मतलब किसी और से बात करके, किसी और की साथ जो है वार्तालाप करके आप यहाँ पर बुद्धिमत्ता को दर्शा रहे हो? नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सीधा एक ही आंसर बचता है, वो है आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। और यही आपका सही होगा। यहाँ पर नेचुरलाइजेशन, आपका इन्वायरमेंट आ गया, इस वजह से आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी लंबी लैंग्वेज देना, ये सारी चीज़ करना, यही आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई कौन सी बुद्धिमत्ता है। ठीक है, कौन सी इंटेलिजेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इन्वायरमेंट के इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, बस इतना बताना था। तो इतना लंबा एग्जाम्पल इसी वजह से दिया, बच्चा पढ़े और कंफ्यूज हो जाए पूछा क्या है। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक होगा आपका समेटिव असेसमेंट, किसे कहते हैं क्राइटेरिया रिफरेंस असेसमेंट, किसे कहते हैं नॉर्म्स रिफरेंस असेसमेंट, किसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, किसे कहते हैं। तो ये चारों जो है मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इसका आंसर आप मुझे दोगे, क्योंकि मैं चारों आपको बता दूंगी। अब आपको बताना इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित युग्म है। तो इनमें से सिर्फ एक मात्र ऐसा है जो सही दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले जानते हैं समेटिव। समेटिव मतलब आपका योगात्मक। योगात्मक मतलब आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हम मानेंगे इसमें सीटेट का ही एग्जांपल लेंगे, आप ज़्यादा बेटर तरीके से सीखोगे। अब आप यहाँ पर मेरे साथ डेली क्वेश्चन कर रहे हो, पढ़ तो आप अब भी रहे हो, और आप क्वेश्चन भी अब अटैम्प्ट कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट भी देते होंगे। तो ये सब क्या है आपका यहाँ पर सीटेट की, आप कह सकते हो प्रोसेस में है। लेकिन जहाँ पर प्रोडक्ट की बात कर दे, जहाँ पर ग्रेड की बात कर दे, जहाँ पर रिजल्ट की बात कर दे, जहाँ पर जजमेंट की बात कर दे, जो भी मैंने आपको शब्द बोले आपको अपने माइंड में फिक्स रखने हैं। आपका समेटिव मतलब आपका ग्रेड की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, जजमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब आप सीधा जजमेंट सुना रहे हो कि आपका सीटेट में नंबर क्या है। अब आप सीटेट में पेपर देने गए, तो जिस दिन आप पेपर देने गए उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट क्या है आपका समेटिव, उसके बाद आप कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा लोगे नंबर, कम कर लोगे। लेकिन आज आप ये क्वेश्चन करोगे, इसमें से मान लो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन कल की क्लास में आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें जिसके बाद आपकी इम्प्रूवमेंट आप नहीं कर सकते, वही समेटिव है। ये आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आपका मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट, मतलब क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हो। क्राइटेरिया कैसे, सीटेट में क्या क्राइटेरिया है, 90 नंबर लाने जरूरी है वरना पास नहीं होगा। 60% का क्राइटेरिया, तो वही आपका ये है क्राइटेरिया, मतलब जहाँ पर चीज़ें फिक्स है कि आपको इतने नंबर लाने जरूरी है। तो जो 90 नंबर ला रहे हो क्या बता रहे हैं, आपके एक चीज़ों को डिनोट करे कि इतने चाहिए ही चाहिए।
तो 90 नंबर क्या है आपका क्राइटेरिया बता रहा है, एक मानक निर्धारित किया गया है। आगे बात करेंगे नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ये दोनों कह सकते हो एक दूसरे के पूरक है, उल्टे हैं, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, समझिए। इसमें क्या था 90 नंबर लाने ज़रूरी थे, लेकिन नॉर्म्स में क्या होगा, इसमें ये देखा जाएगा आपने कितने बच्चों को फेल करके आगे बढ़े हो। मान लीजिए 10 बच्चे बैठे, उसमें से आपका जो है 8 नंबर है, तो इसका मतलब क्या है 7 बच्चे से आपके ज़्यादा नंबर है, तो इस प्रकार से आपका एक होता है परसेंटाइल। देखो अगर हम बात करें परसेंटाइल यही बताता है कि आपसे पीछे कितने बच्चे रहे हैं और आप कितने बच्चों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े हो, वो आपका किस में बताता है परसेंटाइल। मतलब इसमें कंपेयर करते हैं हम दूसरे बच्चों को स्टूडेंट के साथ कि दूसरे बच्चों का कितना स्कोर रहा, आपका स्कोर कितना रहा। लेकिन अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सिर्फ हम आपका जो क्राइटेरिया है बस उसकी बात करेंगे। चलिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, सीटेट क्या है आपका क्राइटेरिया बेस है, लेकिन सीटेट के बाद कोई वैकेंसी में जा रहा है उसमें जो मेरिट बनते हैं वो क्या आपकी मानक संदर्भित, मतलब आपको टॉप में आना पड़ेगा। जो बच्चे के कम नंबर है आप उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हो। चलिए आगे बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है आपका प्रोसेस। योगात्मक क्या बताया आपका प्रोडक्ट, जजमेंट, रिजल्ट, एंड ऑफ द सेमेस्टर। ये कुछ कीवर्ड है, इन्हें दिमाग में फिट रखना है बिल्कुल। तो रचनात्मक मतलब जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सको, जैसे कि आप डेली क्लासेस कर रहे हो, ये क्या आपका रचनात्मक मतलब आपका फॉर्मेटिव जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। ये सब किसके लिए होता है आपका फॉर्मेटिव का, इसे आप बेहतर बनाने के लिए, किसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम फॉर्मेटिव का प्रयोग करते हैं। चलिए चारों समझ में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, सभी कमेंट में लिखना। चलिए अब बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसा कौन सा यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस दिया है जो कि बच्चों की पार्टिसिपेट में जो है उसमें बाधा डालेगा। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब जिसे देखने में समस्या है उसको लेकर। तो यहाँ पर क्या है आपका ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, तो स्पर्श कर रहे हो आप, तो टेक्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए। या आपका कह सकते हो एक संसाधन है, ये तो अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका मुद्रित पाठ्य पुस्तकें व नोट्स। आप क्या कर रहे हो, मुद्रित मतलब नॉर्मल, तो ये तो चीज़ें नहीं करोगे ना, बच्चों को तो दिखाई नहीं दे रहा और आप उसके सामने नोट्स ला के रख रहे हो, बुक्स ला के रख रहे हो, जिससे कि बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो गलत है। लेकिन ऊपरी हुई रेखा, चित्र और मानचित्र, इससे बच्चा आराम से पढ़ लेता है। जैसे कि आपकी ब्रेल लिपि होती है तो उससे आराम से बच्चा पढ़ता है, वो दृश्य बाधित के लिए ही होती है। तो ये वाला भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। लेकिन आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। आप प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स दे रहे हो, इससे क्या होगा, प्रिंटेड बच्चों को समझ में क्या आएगा क्या लिखा, नहीं। लेकिन वहीं पर आप क्या दे दोगे, उभरे हुए दे दोगे, उभरे हुए मैप दे दोगे, चित्र, ठीक है। ऐसे आप व्याख्यान दे दोगे, लेक्चर दे दोगे सुनने के लिए, तो बच्चे को दिखने में तो प्रॉब्लम है, सुनने तो उसे अच्छा है, तो क्या करेगा, लेक्चर सुन के भी पढ़ सकता है। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ग्राफिक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। तो चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्रिटिकल थिंकिंग, फिर से आपका क्वेश्चन बना, पहले भी क्वेश्चन बन चुका है और ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। लिमिटेड सिलेबस है आपका, देखो सिलेबस लिमिटेड है तो क्वेश्चन भी, चैप्टर भी, टॉपिक भी, ये सारी चीज़ें लिमिटेड ही पूछेगा, बस पूछने का तरीका चेंज कर देगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा विश्लेषणात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपको सोचने पर विचार करना होगा। जैसे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण, तो इसमें आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे भाई कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या भारत में लोग पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपका असाक्षर, और इस चीज़ का इफेक्ट भी बच्चों पे पड़ेगा, इस चीज़ का इफेक्ट भी टीचरों पे पड़ेगा, इस चीज़ का इफेक्ट माता पिता पर पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो जनसंख्या वृद्धि में जो है योगदान को कम कर सकते हैं। आगे भारत की राजधानी, इसमें आप सिंपल से बता दोगे कौन सी है, दिल्ली है। आगे है भारत के कितने राज्य, आप आराम से बता दोगे कितने हैं। ऐसे आप बता दोगे भारत की कुल जनसंख्या कितनी। ये सब क्या है आपका वन लाइनर, या आप कह सकते हो वन वर्ड में, ठीक है। ये क्या है आपका क्लोज एंडेड है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, जिसका आंसर आप हाँ ना एक शब्द में देते हो, ये कभी भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करते, ये रटने पर बल देते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप सिंपल से बता दोगे आपका नाम ये है। लेकिन मैं पूछूं आपका नाम ये क्यों रखा गया, तो आप इसमें विचार करो कि भाई किसने रखा था मेरा नाम, क्यों रखा था, क्या मतलब है नाम का। तो ये सब क्या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एकमात्र आंसर है आपका फर्स्ट, ठीक है। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है। डाइवर्जेंट आपका अपसारी, ठीक है, और अभिसारी। अपसारी क्या होता है, डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचना, और आपका अभिसारी मतलब एक दिशाओं में सोचना, मतलब जिसका आंसर सभी का एक होगा।
ठीक है। अब आप बताओगे भारत की राजधानी क्या है, आप सभी एक ही बताओगे, ऐसे तो है नहीं, कोई दिल्ली, कोई लखनऊ, कोई कुछ और बताएगा, ऐसे तो नहीं बता सकते ना। तो एक ही आंसर जिसका होगा वो अभिसारी है। और अपसारी मतलब जिसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कारण क्या है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान खालिस्तान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब बताइए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? हेरिडिटी की होती है, उत्पत्ति मूलक की होती है, पर्यावरणीय कारक या मानव जाति कारक? तो मानव जाति कारक ये चीज़ें होती नहीं, उत्पत्ति मूलक भी आप नहीं करोगे। तो बताना किसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो भी संवेदनशील अवधि। जब बच्चे पर किस चीज़ का पड़ता है आपका, वंशानुगत कारक का पड़ेगा, हेरिडिटी का पड़ेगा या इन्वायरमेंट का, बताइए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अधिक पड़ता है वो आपका वंशानुगत का पड़ता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर भी आपका दे रखा है, इंग्लिश में थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, आप इसे हिंदी में पढ़ लीजिए। इसमें शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षकों की विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचाना है। भाई क्या कह रहे हैं, बचाना चाहिए, तो नेगेटिव मिल गया। और पहला आपका बहुत अच्छा दे रखा है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं व्याख्या करने वाले। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहे हो आप, समूह में कार्य मत कराओ, बच्चों को पढ़ते टाइम जो है एक दूसरे के साथ ना बिठाओ। तो दो चीज़ें नेगेटिव है। हम तो बात करें समावेशी शिक्षा की, और ये कह रहे हैं कि बिठाओ ही मत एक साथ, तो गलत है। तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच जो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनका सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण समायोजित करना चाहिए। ये जो लैंग्वेज है ना, ये आप कह दो इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, मतलब आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम की, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर आपकी डेफिनेशन दी गई है। यही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, सभी को एक साथ पढ़ाना, लेकिन उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और जो भी उनके अंदर डिफरेंसेस है उनका सम्मान करना। आगे बात करेंगे। यहाँ पर प्याजे का क्वेश्चन पूछा गया। प्याजे का क्वेश्चन ना जाने कितने बार आता है। ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर पूछा है किस प्रकार भिन्न है। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो बड़ों से किस प्रकार अलग है। देखो यहाँ पर क्या है, बच्चों के सोच जो है मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर रहते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि बच्चों का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ अपने माता पिता पर ही डिपेंड है, ऐसा नहीं होता। तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे है, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। क्या जो बड़े लोग हैं वो ज़्यादा ज्ञानी होंगे, छोटे ज्ञानी नहीं होते? क्या ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं कह सकते। वो भी जीन प्याजे के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों की गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। देखो इन्होंने क्या कहा, ये आपका बच्चा है, ठीक है, ये आपका वयस्क है, अडल्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इसके पास भी इतनी ही सोच है, इसके पास भी इतनी ही सोच है, दोनों के पास बराबर सोच है। ठीक है, दोनों की थिंकिंग इक्वल है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपका यहाँ पर बच्चा, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपके यहाँ पर, ठीक है, ये आपके यहाँ पर होंगे, ये आपके यहाँ पर चिल्ड्रन की होगी, ये आपके यहाँ पर अडल्ट की होगी। दोनों के पास समान आपकी सोचने की पावर है, लेकिन ये अपने अलग विचार सोचेंगे, थिंकिंग अलग हो सकती है। ठीक है, अमाउंट सेम है, मतलब ये जो आपकी सोचने की पावर है, क्षमता है, वो बराबर है, लेकिन हम सोचते किस प्रकार से, क्या सोच रहे हैं बच्चे, वो अलग है। मान लीजिए यहाँ पर बच्चा क्या सोचेगा, भाई मुझे तो चॉकलेट नहीं मिली, मुझे तो आज चॉकलेट मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये क्या सोचेगा, भाई मुझे तो सैलरी नहीं मिली, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। तो हम अपने एंड से अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है आपका यहाँ पर वयस्कों की, बच्चों की, सभी की जो है समान है, मात्रा समान है, लेकिन सोचने की क्षमता, जो गुण है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या आंसर आ जाएगा आपका, फोर्थ बिल्कुल सही है। क्या कहा कि जो आपके गुणात्मक है, ठीक है, जो आपकी क्वालिटी है वो भिन्न हो सकती है। ज्ञानी आदि ऐसा नहीं कह सकते, इससे बड़े पढ़ेंगे बड़े ही सोचेंगे, गलत है। वयस्कों से भिन्न है ऐसा भी नहीं कह सकते, सेम अमाउंट है, अमाउंट सेम है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। इस लाइन को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। स्कूलों में उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जैसे जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमान्वित तथा आपका पदानुक्रमित है। तो चलिए बताइए कौन सा है। इन्होंने क्या बताया कि जो आपके स्कूल में बच्चे हैं
उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे को तैयार करना है वो उत्पादक और सीखने के परिणाम का आकलन करने के लिए सिर्फ हमें ये करना है। क्या आप ऐसे ही करोगे कि बच्चों को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओगे? क्या आप बच्चों को प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आप बात करोगे अच्छी लर्निंग की, प्रभावी अधिगम की, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, वो है प्रोसेस पर। बच्चा कितना प्रोसेस में इंजॉय कर रहा है। और आपने सुना भी होगा कि अपने प्रोसेस पर फोकस कीजिए, रिजल्ट आपको खुद मिल जाए। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो, तो भाई गलत चीज़ है, ये तो होगा नहीं। चलिए आगे देखेंगे। आगे है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमणिक तथा पदानुक्रमित है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सीखना जो है एक तरीके का सीक्वेंस में चलता है, हायरार्की में चलता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आप चीज़ें बढ़ाते हो। जैसे कि फर्स्ट क्लास का सिलेबस देखो, सेकंड का देखो, एक सीक्वेंस में बढ़ा रहे हो। ऐसे नहीं कि सीधा 9th का बच्चे को पहले पढ़ा दिया और जो बच्चा 9th क्लास में उसे आप फर्स्ट क्लास का पढ़ा रहे हो। ऐसे नहीं कर सकते, चीज़ें सीक्वेंस में चलती है। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आंसर नंबर जो है इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर ये तो गलत है, तो ये गलत देखो किस में है आपका, ये गलत इसमें मतलब किसी में भी नहीं है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। दोनों ही गलत है। ठीक है, आपका ये हो सकता था आंसर, क्योंकि सीक्वेंस में चलता है सीखना, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ही गलत है। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? तो बताना है ऑटिज़म। ऑटिज़म का सेम क्वेश्चन आपका दूसरी शिफ्ट में भी आया था। ऑटिज़म आता है, इससे पहला पेपर देख लो, जनवरी वाला ऑटिज़म आया था। तो ये कुछ ऐसी आपके क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं। ऑटिज़म बताना क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बताइए कौन सा है। ऑटिज़म किस चीज़ का फोकस करता है? इलाज करता है। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार होगा। क्या कोई ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ सुधार होगा? चलिए, स्वालीनता सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। ऐसा कुछ है कि किसी के अंदर बीमारी है तो उसमें एक विशेष कौशल होगा? ऐसा नहीं हो सकता। आगे क्या, तंत्रिका विकासात्मक आपका डिसऑर्डर है। चलिए, विकार है। आगे केवल वातावरणीय कारकों का कारण है, ऐसा भी नहीं होता। तो क्या है एकमात्र इसमें बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, सीधा का सीधा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। ऑटिज्म क्या है आपका? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 रचनावादी पूछा है। रचनावादी तो NCF हो, NCF 2005, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ से रचना वाला उठा लेते हैं ना, रचनावादी शिक्षण का। विद्यार्थियों में खालिस्तान की ओर लेके जा सकता है। किस ओर लेके जाएगा? ग्रहणशील पर, मतलब बच्चों को सिर्फ ये कहो कि भाई रटते जाओ, जो टीचर पढ़ा रहा है उसे समझते जाओ, अपने अंदर भरते जाओ। ऐसा है? नहीं होता, अपने अंदर भरना नहीं सिखाता। अर्थहीन, क्या मीनिंगलेस है? ठीक है, या रूट, भाई ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गए। हमें ना तो रूट लर्निंग करानी है, ना हमें मीनिंगलेस लर्निंग करानी है। ठीक है, ना ही हमें ग्रहणशील बच्चों के अंदर चीज़ें भरनी है। तो क्या आ जाएगा? खोज आधारित। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 डिस्कवरी बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? डिस्कवरी बिल्कुल सही है। ठीक है, खोज आधारित। रचना मतलब रचना करना, अलग अलग तरीक़ों से सीखना, बच्चों को क्रिएटिव बनाना, नई नई चीज़ें खोजना। ठीक है, डिस्कवर कराना, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हमेशा आंसर होगा। अगर आपकी न्यू अब प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग प्रभावी शिक्षण देखा जाए तो खोजना, सर्च करना, ये सब चीज़ बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, मुझे इसका कमेंट में आंसर ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैंने ये चारों ही आपको बहुत अच्छे से समझाए। योगात्मक क्या होता है आपका, समेटिव क्या होता है, क्राइटेरिया, रेफरेंस, असेसमेंट, नॉर्म्स हो गया आपका फॉर्मेटिव। ठीक है, चारों ही समझाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको हर कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई मिलता है। साथ ही साथ कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है भेज दी जाएगी, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइज़, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए।